एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जीआईसी प्रवक्ता की सोशियोलॉजिस्ट की जो न्यू वैकेंसीज आई हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। और कई लेक्चर्स भी अपलोड कर चुके हैं जीआईसी के पाठ्यक्रम से संबंधित, तो उसे भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे दे दिए जाएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वो एक हो जाएं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परसंस्कृतिकरण, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी आत्मसातकरण या ऑप्शन डी सहयोग। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मसातकरण। तो आत्मसातकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें ये होता है कि जब एक संस्कृति अपने से भिन्न संस्कृति को अपने में घुला मिला लेती है या अपने में मिला लेती है, तो इस प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी टीबी बाटोमोर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम या ऑप्शन डी एल.टी. हॉबहाउस। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, एल.टी. हॉबहाउस ने ये बताया है कि सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच में भेद किया है। आइए जानते हैं एल.टी. हॉबहाउस के बारे में। एल.टी. हॉबहाउस, जिसका पूरा नाम लियोनार्ड टेलानी हॉबहाउस है, इनका जन्म 8 सितंबर 1864 ईस्वी में सेंट आइवस कॉर्नवॉल में इंग्लैंड में हुआ था। ये समाजशास्त्र की अपनी अवधारणा को विस्तृत करने में इन्होंने कई अन्य क्षेत्रों जिसमें दर्शन, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, नर विज्ञान और धर्म, नैतिकता और कानून के इतिहास में अपने ज्ञान को आकर्षित किया है। अगर बात की जाएगी इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, तो द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, द रैशनल गुड्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस और सोशल डेवलपमेंट, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और अगर बात की जाएगी इनकी मृत्यु कब हुई, तो 21 जून 1929 को हुई थी। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह कथन किसका है कि सावयव उद्विकास प्रक्रिया द्वारा मानव समाज एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में की ओर बढ़ता है या बदलता है? ऑप्शन ए अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी टॉलकॉट पार्सन्स या ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि समाज उद्विकास प्रक्रिया द्वारा मानव समाज का एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता की ओर बदलता है। आइए जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर, जिनका जन्म 27 अप्रैल 1820 को डर्बी के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था, और इनके पिता जॉर्ज स्पेंसर एक स्कूल में अध्यापक थे, और वह पूरा परिवार जो था वो परंपरा विरोधी तथा व्यक्तिवादिता दृष्टिकोण वाला था। स्पेंसर अपने माता पिता की 9 संतानों में से सबसे बड़ा था, और वह अकेला ही एकमात्र ऐसे थे जो वैश्यक आयु को प्राप्त हो चुके, क्योंकि अधिकतर जो हर्बर्ट स्पेंसर के भाई बहन थे वो वैश्यक से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। बाकी सबका कम आयु में देहांत हो गया, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, अपने विकास संबंधी सिद्धांत में उन्होंने सर उपयुक्त की उत्तरजीविता के डार्विनवादी विचार का प्रतिपादन किया। वह उपन्यासकार जॉर्ज एलियट का घनिष्ठ मित्र बन गया। उनकी मित्रता विवाह में परिणित नहीं हो पाई, इसीलिए स्पेंसर ने विवाह भी नहीं किया। हर्बर्ट स्पेंसर की समाजशास्त्रीय रचनाओं को अगर देखें तो सोशल स्टैटिस जो 1850 में आई, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में आई, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1875-96 के बीच आई। ठीक है, अब जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए या क्या किया, उसके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर प्रत्यक्षवादी एवं उद्विकासवादी थे, इसलिए उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया।
हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवाद भी कहा जाता है। इन्होंने समस्त घटनाओं को 3 खंडों में बांटा। पहला असावयवी, दूसरा सावयवी, तीसरा सुपर ऑर्गेनिक। ये 3 खंडों में इन्होंने बांटा था घटनाओं को। और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकास को उद्विकासीय सिद्धांत का अध्ययन किया तथा इन्होंने अपने अध्ययन को जीव विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर किया था। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जिस तरह मानव शरीर के विभिन्न अंग अपनी अपनी विशिष्टता के साथ पारस्परिक निर्भरता बनाकर एक तंत्र या व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिससे शरीर बनता है, उसी तरह समाज के विभिन्न घटक होते हैं जो आपस में पारस्परिक निर्भरता बना करके एक समाज का संगठन करते हैं। इनका ये कहना था। उद्विकास के क्रम में जिस तरह बायोलॉजी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सुपर ऑर्गेनिक कंपाउंड का विकास होता है, उसी तरह समाज भी सरल से जटिल की ओर गति करता है। और इसी के आधार पर ना सरलता से जटिलता, अनिश्चितता से निश्चितता, सापेक्ष समानता से विशिष्टता व अस्थिरता से स्थिरता की ओर बताया है कि उद्विकास होता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार उद्विकासीय ढांचे में समाज की गतिशीलता होती है। किस तरह? जैसे सरल वाला जो बताया वो आदिम व्यवस्था या प्राचीन व्यवस्था थी, फिर द्वियौगिक मध्यकालीन व्यवस्था और त्रियौगिक आधुनिक या जो कि वर्तमान है उसे बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए कास्ट, क्लास एवं पावर, ऑप्शन बी दी रिमेंबर्ड विलेज, ऑप्शन सी एन इंडिया विलेज या ऑप्शन डी ए राजस्थान विलेज। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए कास्ट, क्लास एवं पावर में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है। आइए अब जानते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में। रॉबर्ट रेडफील्ड जिनका जन्म 4 दिसंबर 1897 में शिकागो में हुआ था, और अगर इनके उल्लेखनीय कार्य की बात की जाएगी तो चांदकोमा एक गांव था, एमाया विलेज, टोपलॉज का इन्होंने गांव का अध्ययन किया, एक मैक्सिकन गांव का इन्होंने अध्ययन किया तथा युकाटन की लोक संस्कृति का भी इन्होंने अध्ययन किया था। और उसके बाद इन्होंने रेडफील्ड ने चीन और भारत की सभ्यताओं का अध्ययन किया और जो उन्होंने दौरा किया उनकी सभ्यताओं का अवधारणा इन्होंने वो बृहद व छोटी परंपराओं के रूप में सुझाव दिया और इसी की अवधारणा के आधार पर द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक लिखी जिसमें इसके बारे में लिखा गया है और किसान सोसाइटी एवं संस्कृति में इन अवधारणाओं को इन्होंने दिया। और अगर इनके मृत्यु की बात की जाएगी तो 16 अक्टूबर 1958 को 60 वर्ष की आयु में शिकागो, इलिनॉइस में हो गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए लुई ड्यूमा और आंद्रे बेताई, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये एवं एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास एवं आंद्रे बेताई या ऑप्शन डी लुई ड्यूमा एवं जी.एस. घुरिये। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, लुईस ड्यूमा एंड जी.एस. घुरिये को भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं लुईस ड्यूमा और जी.एस. घुरिये के बारे में। पहले जानते हैं जी.एस. घुरिये। तो जी.एस. घुरिये का जो अध्ययन था वो अधिकांशतः क्यों और क्या 2 प्रश्नों की विवेचना पे आधारित था और इन्हें प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ साथ भारतीय विद्या शास्त्र या इंडोलॉजी के उपागम का प्रयोग किया है। लुईस ड्यूमा ने फ्रांसीसी मानवशास्त्री कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका के ये सह संस्थापक रहे हैं तथा इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का विधिवत ढंग से अध्ययन किया है तथा ह्यूमो हायरार्की 1970 पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने लिखा है कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था की शुद्ध संस्करण व्यवस्था से प्रचलित है। लुईस ड्यूमा के अनुसार समाज में परिवर्तन हो रहा है किंतु समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह जाति व्यवस्था को समझने के लिए भारतीय पौराणिक ग्रंथों में निहित विचारधारा को समझना होगा। और लुईस ड्यूमा ने जाति व्यवस्था का समस्त विश्लेषण करके पवित्रता व अपवित्रता या शुचिता और प्रदूषण की विचारधारा को सामने लाया। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? ऑप्शन ए टी.एन. मदान और डी.एम. मजूमदार, ऑप्शन बी
एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी जी.एच. हट्टन एवं जी.एस. घुरिये या ऑप्शन डी जी.एस. घुरिये। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए टी.एन. मदान और डी.एम. मजूमदार ने ये कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। आइए अब जानते हैं टी.एन. मदान और डी.एम. मजूमदार के बारे में। टी.एन. मदान, तो इनका जो पूरा नाम था वो त्रिलोकीनाथ मदान था। इनका जन्म 12 अगस्त 1933 में कश्मीर में हुआ था। ये एक मानव विज्ञानी हैं तथा ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी में इन्होंने 1960 में पीएचडी की थी तथा इनकी शादी उमा चतुर्वेदी से हुई और इनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने 1889 में रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का फेलोशिप चुना गया था तथा इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने उन्हें सन 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया है। अगर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक या कार्य को देखा जाएगा तो फैमिली एंड किनशिप विद रूरल कश्मीर, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें इन्होंने कश्मीरी पंडितों के समाजी जीवन पे लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। दूसरा, आधुनिक मिथक बंद दिमाग, जो कि 1997 से में आई। छवियां विश्व की सन 2005 में आए समाजशास्त्री परंपराएं, जिसमें तरीके और भारत समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य, जो सन 2011 में आई। अब जानते हैं डी.एन. मजूमदार मतलब धीरेन्द्र नाथ मजूमदार पूरा नाम था। इनका जन्म 3 जून 1903 को पटना में हुआ। वह ढाका जिले के निवासी थे और वह तथा 1924 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से नरविज्ञान में एमए किया, जिसमें ये प्रथम श्रेणी में आए और 1928 में वो लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1946 में इन्होंने नरविज्ञान के रीडर बन गए और 1950 में ये प्रोफेसर बने और 1950-51 की अध्यक्षता में नरविज्ञान विभाग स्थापित हुआ। वहाँ पे आर्ट फैकल्टी के डीन भी थी और इनकी मृत्यु 31 मई 1960 को हो गई। और अगर बात की जाए कि इनकी कृतियाँ कौन सी हैं धीरेन्द्र नाथ मजूमदार की, तो आ ट्राइब इन ट्रांजिशन, फॉर्च्यून्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, द मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, द अफेयर्स ऑफ ट्राइब्स, रेस रियलिटी इन कल्चर गुजरात, एन इंट्रोडक्शन टू सेशन एंथ्रोपोलॉजी, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, भारतीय संस्कृति का उपादान, रेस एलिमेंट्स इन बंगाल, सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ इन इंडस्ट्रियल सिटी, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नापकी परिवार के 4 प्रमुख प्रकारों के रूप में पर्यटन, बच्चों का लालन पोषण, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए मॉर्डॉक, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी के.एम. कपाडिया या ऑप्शन डी पी.एन. प्रभु। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी किंग्सले डेविस ने नापकी परिवार के 4 प्रकार बताए, जिसमें प्रजनन, बच्चों का, दूसरा लालन पालन, तीसरा नियोजन, चौथा समाजीकरण में भेद प्रस्तुत किया है। अब जैसे कि नापकी परिवार का मतलब होता है एकाकी परिवार। एकाकी परिवार वो होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, जो कि वर्तमान समय में अधिकतर देखा जा सकता है। आइए जानते हैं किंग्सले डेविस के बारे में भी। किंग्सले डेविस जिनका जन्म 20 अगस्त 1908 के जोन्स काउंटी टेक्सास में हुआ था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अमेरिकी समाजशास्त्री व जनसांख्यिकी विशेषज्ञ हैं। इन्होंने शिक्षा अगर प्राप्त की कहाँ से, तो टेक्सास विश्वविद्यालय व हार्वर्ड विश्वविद्यालय से तथा इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1997 को आयु 88 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया में हुई थी। अगर बात की जाएगी किंग्सले डेविस ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया, जनगणना के अमेरिकी ब्यूरो के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सलाहकार परिषद व जनसंख्या पर सलाहकार समिति के ये सदस्य बने और संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला समाजशास्त्री थे जिसे राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए चुना गया था। और अगर इनकी किताबों या बुक्स के बारे में बात की जाएगी तो ह्यूमन सोसाइटी, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और वर्ल्ड अर्बनाइजेशन इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार ऑप्शन में पूछी गई हैं, तो इसे याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स,
ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर या ऑप्शन डी ईबी टाइलर ने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खिम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है। और अगर बात की जाए कि धर्म का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया है, तो फ्रायड ने दिया है। ठीक है, तो धर्म की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है दुर्खिम ने, उसके बारे में अगर व्याख्या करें तो इसमें इनकी जो पुस्तक है द एलिमेंट्री फ्रॉम द रिलीजियस लाइफ, इसमें इन्होंने धर्म संबंधी अपने विचारों को रखा है। और इनके पार्षद ने इनकी जो ये पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ को मील का पत्थर कहा है। वहीं एरो ने इनकी इस पुस्तक को गागर में सागर कहा है। दुर्खिम ने धर्म संबंधी विचार के प्रतिपादन के लिए ऑस्ट्रेलिया के अनेक जनजातियों का गहन अध्ययन किया, जिसमें सबसे प्रमुख जनजाति जो थी अरुंटा जनजाति, उसका अध्ययन करके इन्होंने धर्म का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार समाज ही धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण है और धर्म समाज की प्रतिछाया है, तथा इनके मत अनुसार सामूहिक जीवन की समस्त वस्तुओं को, चाहे वह सरल हो या जटिल, वास्तविक हो या आदर्शात्मक, दो भागों में बांटा जा सकता है, एक साधारण और दूसरा पवित्र। यदि सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि धर्म की उत्पत्ति किसी एक विशेष कारण से नहीं हुई है। इसकी उत्पत्ति में एक से अधिक कारण उत्तरदायी है, जैसे कि पवित्रता की भावना। तो अगर जो पवित्रता की भावना है, इसने कहीं ना कहीं धर्म को की उत्पत्ति के लिए कारण माना जाता है, दुर्खिम का ऐसा मानना था। दूसरा तर्क का अभाव, तो बहुत सारी चीज़ों के में तर्क नहीं किया जा सकता था, इसलिए उस चीज़ ने धर्म का रूप ले लिया। तीसरा नियमों व निषेधों का समावेश और चौथा धार्मिक संस्करण, ये कारण धर्म की उत्पत्ति के लिए सहायक होते हैं, ऐसा दुर्खिम का मानना है। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किसने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर पर पहुंच बताया है? ऑप्शन ए अगस्ट काम्टे, ऑप्शन बी बेंजामिन कीड, ऑप्शन सी एल.टी. हॉबहाउस या ऑप्शन डी टॉलकॉट पार्सन्स। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्ट काम्टे ने उद्विकास के सिद्धांत को वैज्ञानिक स्तर पे पहुंच बताया है। आइए जानते हैं अगस्ट काम्टे का पॉजिटिविज्म सिद्धांत या प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अगस्ट काम्टे का प्रत्यक्षवाद अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति के रूप में विकसित करना चाहते थे, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक घटनाओं को अधिक अनुभवी या यथार्थ बनाना था। तो इनकी जो अध्ययन पद्धति थी वो कहीं ना कहीं विशिष्ट पद्धति के रूप में विकसित करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। और जो इनका ये प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, इसमें कुछ मान्यताएं होना बताया, जिसमें बताया कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी व्यवस्थित नियमों द्वारा संचालित होती हैं। और ये इनका मानना था कि इसी आधार पर विज्ञानों की खोज का आधार कर एक नए समाज का निर्माण किया जा सकता है। इस मान्यता के आधार पर इन्होंने कहा। और दूसरा इन्होंने बताया कि अवलोकन, विश्लेषण, वर्गीकरण और परीक्षण के द्वारा संकलित सामाजिक तथ्यों में यथार्थता व वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इन्होंने बताया कि जैसे पहले जो सामाजिक घटनाएं थीं, उन्हें क्या था, धार्मिक आधार पे देखा जाता था और आँख मूंद के मान लिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने बताया कोई भी सामाजिक घटना है तो उसका अवलोकन किया जाए, विश्लेषण, वर्गीकरण किया जाए, तो उससे जो हमें सामाजिक तथ्य के माध्यम से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यथार्थ व वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। और तीसरा इन्होंने बात किया कि प्रत्यक्षवाद कोई अवधारणा या सिद्धांत नहीं, अपितु यह अध्ययन की एक विशिष्ट व वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें तार्किकता को महत्वपूर्ण माना जाता है और संपूर्ण समाज की भौतिक, बौद्धिक, नैतिक विकास करते हुए सामाजिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इनका ये मानना था कि जो इनका पॉजिटिविज्म का सिद्धांत है वो सिद्धांत नहीं या अवधारणा नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें तार्किकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ये इनका मानना था। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? ऑप्शन ए पाठशाला, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी कारागार या ऑप्शन डी खेल का मैदान। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी कारागार, जो कि समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। आइए जानते हैं समाजीकरण क्या होता है।
जैसे कि समाजीकरण, अगर बात की जाए इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया था, तो R.K. मर्टन ने किया था। समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और समाज के विभिन्न समूहों के सदस्यों का सदस्य बनता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से उसे समाज के मूल्यों व मानकों को स्वीकारने की भी प्रेरणा मिलती है। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस 10 पसंद आए होंगे। प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।